Okay, so today we have to read the next topic, the romantic imagination and national feelings. Means this topic we have to read about the role of romanticism, about the role of romantic imagination in the creation of national feelings. ओके अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा क्या, इससे जस्ट पहले थोड़ा सा पहले इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या, द रिवॉल्यूशनरीज. क्या पढ़ा था हम लोगों ने? द रिवॉल्यूशनरीज मींस वी वर जस्ट रीडिंग अबाउट सेवरल रिवॉल्यूशंस इन वेरियस प्लेसेस ऑफ द यूरोप, है कि नहीं. डिफरेंट प्लेस पर यूरोप के डिफरेंट जगहों पर हम लोग क्या कर रहे थे, रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे. कैसे रिवॉल्यूशनरीज जो है सेक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन कर रहे थे, कैसे जो है वो लोग रिवॉल्यूशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, कैसे रिवॉल्ट कर रहे थे, कैसे जो है खुद को जो है मतलब किसी के कंट्रोल से ये हुए, फ्री हुए. ये सारा कुछ हम लोग पढ़े थे. अब फिर तुम लोग सोचोगे कि सर सडनली जो है ला दिए कहाँ पर, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग पर. ये क्या कर रहे हैं सर, कभी वहाँ कभी ऐसे कभी वैसे. तो एक्चुअली मैं बता दूं तुम लोगों को, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी अनदर टॉपिक को जोड़ नहीं रहा है. इसके आगे फिर हम लोग और पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन का क्या क्या कारण है, कौन सा कारण है. जैसे जो अभी हम लोग पिछले टॉपिक में रिवॉल्यूशनरीज और रिवॉल्यूशन पढ़े था, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे. मगर चूंकि रिवॉल्यूशन को ये भी एक बहुत स्ट्रेंथ देने का काम किया है, रोमांटिसिज्म भी, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास अराइज यही होगा कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म सर. रोमांटिसिज्म क्या है? तो रोमांटिसिज्म इज नथिंग एक्सेप्ट द व्हाट स्ट्रगल. क्या? तो स्ट्रगल किसके लिए? तो अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, नेशनल सेटलमेंट्स को क्रिएट करने के लिए. किसको हथियार बनाकर? तो कल्चर को हथियार बनाकर. किसको हथियार बनाकर? कल्चर को हथियार बनाकर. मींस इट इज अ कल्चर मूवमेंट. रोमांटिसिज्म इज व्हाट? रोमांटिसिज्म इज अ कल्चर मूवमेंट which sought to create national feeling, नेशनल सेंटिमेंट्स. यह एक कल्चर मूवमेंट है. अब कल्चर में कुछ भी हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, डांस हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, पहनावा ओढ़ावा हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. तो ये सारा चीज जो है कैसे रोल प्ले किया नेशनल फीलिंग्स को क्रिएट करने में, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में. इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेसिकली एक स्पेशल प्लेस का एग्जांपल लेकर, जो कि यूरोप में है, पोलैंड. हम लोग इसमें पोलैंड का एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे. किसका एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे? पोलैंड का एग्जांपल लेकर पढ़ेंगे. पोलैंड का यदि हम लोग बात करें तो देखो, याद करो, ट्रीटी ऑफ वियना हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में. हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वियना. तो ट्रीटी ऑफ वियना में बताया था हमने कि पोलैंड पर जो है क्या हुआ, डिफरेंट पार्ट में पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था. उसका जो है मतलब डिवीजन हो गया था, बाइफर्केशन हो गया था. सिंपल समझो तो डिफरेंट पार्ट में इसका जो है बहुत सारा जो पार्ट हो गया था. क्या हो गया था? एक दूसरे पावरफुल कंट्रीज के अंडर में आ गया था, जो पावरफुल किंगडम के अंडर में आ गया था. ठीक, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था. ट्रीटी ऑफ वियना में बंटवारा हुआ था. तो भाई बंटवारा किसका हुआ था? टेरिटरी का. और टेरिटरी कहां से आया था? ऊपर से नहीं, अवेलेबल है, उसी को आपस में क्या कर लिया, लगे बांट लिया लोग. ठीक है, तो पोलैंड का एग्जांपल लेकर चलेंगे, जिसपे मेनली हम लोग देखेंगे रशियन डोमिनेंस था. कौन किसका ज्यादा इस पर, यहां पर डोमिनेंस किसका था? रसिया का. मींस पोलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? रसिया. अब देखो, रसिया के कंट्रोल में पोलैंड था. यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है रोमांटिसिज्म नेशनल फीलिंग को क्रिएट करने में रोल प्ले किया. जैसे ही हम लोग बात करेंगे इन पोलैंड क्रिएशन ऑफ रोमांटिसिज्म
और द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन व्हाट, इन क्रिएटिंग नेशनल फीलिंग्स। तो एक एग्जांपल आएगा हम लोगों के सामने कार्ल कुरपेंस्की का। किसका? कार्ल कुरपेंस्की, जिन्होंने म्यूजिक के थ्रू, ओपेराज के थ्रू, फोक डांस के थ्रू, ठीक है, मजूरका के थ्रू नेशनलिस्ट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। कार्ल कुरपेंस्की, कार्ल कुरपेंस्की, you will not forget this name, कार्ल कुरपेंस्की। इन्होंने अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को, नेशनल फीलिंग्स को कैसे लोगों के सामने रखा? तो बाय डांस, बाय सॉन्ग, मजूरका, ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉन्ग है, ठीक है, कल्चर है मजूरका, ठीक है। इसके थ्रू इन्होंने क्या रखा? अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को, नेशनल फीलिंग्स को किसके सामने रखा? तो लोगों के सामने रखा। कौन से लोगों के सामने? तो पोलिश लोगों के सामने, पोलैंड के लोगों के सामने, और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने रोमांटिसिज्म से प्रभावित करने का कोशिश किया। अब देखो, जब यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि हाँ रोमांटिसिज्म का थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है, मतलब कल्चर, लैंग्वेज, ये सारा कुछ जो है इसका प्रभाव लोगों के एमोंग पड़ने लग रहा है, तो देखेंगे हम लोग कि रशियन डोमिनेंस जो है वो क्या करेगा? पोलैंड के मतलब हर इंस्टीट्यूशन में, जैसे मान लो कि स्कूल में अभी पोलिश लैंग्वेज में पढ़ाई होता था, ठीक है, जो मतलब चर्च वगैरह है वहां पर पोलिश लैंग्वेज यूज किया जाता था फॉर द प्रीचिंग ऑफ द पीपल्स, ठीक है, तो ये सारा चीज किया जाता था। अब क्या हुआ? रशियन डोमिनेंस किया क्या कि सब पे ये कंपल्सरी कर दिया कि यू विल हैव टू यूज रशियन लैंग्वेज, ठीक है, आपको क्या करना होगा? रशियन भाषा बोलना होगा। सोचो, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, यदि यहां पर अभी हम लोग क्या, हिंदी एंड इंग्लिश, दिस आर द टू बेसिक लैंग्वेज फॉर द क्रिएशन, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ यू। यही तो लैंग्वेज है ना जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं, अपने भावनाओं को, अपने आइडियाज को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। सोचो यदि ये कंपल्सरी कर दिया जाएगा कि नो, यू विल हैव टू यूज बंगाली, you will have to use Urdu, you will have to use Chinese, then कैसा फील होगा तुम लोगों को? कैसा लगेगा? लगेगा ना कि खून पी जाएंगे इसका जो बोल रहा है हमको ये लैंग्वेज जबरदस्ती अपनाने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन मी, मेरा मन है कि नहीं, बोलोगे ना सर, मेरा मन, मैं किसी भाषा को एक्सेप्ट करूं। हमारे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश ये किया जाता है, हमारे सारे देशवासी हिंदी और इंग्लिश यूज करते थे, यहाँ ऐसे क्यों? स्कूल में सर कंपल्सरी क्यों किए चाइनीज? आवाज उठाएंगे कि नहीं हम लोग? डेफिनेटली आवाज उठाएंगे, और डेफिनेटली आवाज उठाएंगे तो कुचल दिया जाएगा। अभी नहीं कुचला जाएगा क्योंकि अभी हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, यहाँ पर कुचल दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं था, यहाँ पर डोमिनेंस था, मीन्स वर्चस्व था रशियन का। किस पे? पोलिश लोगों पे, पोलैंड के लोगों पर। अब देखो, चूंकि रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया गया, जबरदस्ती समझो ना कि थोप दिया गया कि यू विल हैव टू, तुमको करना है, ठीक है, तुम्हें ये करना होगा। अरे भाई करना होगा तो जबरदस्ती का बात है, तो क्या करेंगे? पोलिश लैंग्वेज एक्सपैंड ना करे ज्यादा, इनका कल्चर एक्सपैंड ना करे ज्यादा, इसके लिए इन्होंने मीन्स फॉर क्रिएटिंग रेसिस्टेंस इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल फीलिंग, नेशनल फीलिंग का जो क्रिएशन हो रहा था इस लैंग्वेज के कारण, रोमांटिसिज्म के कारण, उसको बाधित करने के लिए रशियन डोमिनेंस ने लैंग्वेज को क्या कर दिया? पोलिश लैंग्वेज को क्या करना शुरू किया?
एबोलिश करना शुरू किया और उस पर जो है जबरदस्ती रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करना स्टार्ट किया। इसी का हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल कि बिशप्स वगैरह लोग जो थे, जैसे पादरी लोग होते हैं ना, बिशप्स लोग जो रहते हैं चर्च में, वो लोग जो है उन लोगों ने रशियन लैंग्वेज को, मतलब सिंपल सा बात बोले कि रशियन को, ठीक है, रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने से इग्नोर कर दिया इन लोगों ने कि हाँ रशियन लैंग्वेज में हम लोग नहीं सिखाएंगे, ठीक है, नहीं प्रीच करेंगे किसी को। इससे ये लोग रिजेक्ट कर दिए, मना कर दिए। तो इन लोगों को पनिशमेंट दिया गया। क्या किया गया? पनिशमेंट दिया गया किन लोगों को? इन बिशप्स लोगों को जेल में भेज दिया गया, ठीक है। कुछ को जेल में भेज दिया गया और कुछ को साइबेरिया नाम का जगह है यूरोप में ही, जहां पर काफी ज्यादा ठंड रहता है, साइबेरिया, वहां पर भेज दिया गया, ठीक है। अब ये सारा चीज किस लिए किया गया? तो ओनली टू क्रिएट व्हाट? create resistance in the way of creation of national feeling की national feeling। भाई अब देखो सिंपल सा बात है, हम लोग कैसे युद्ध होता है तो एक बार गाना गाता है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, तो वाह तुम लोग बोलते शेर जा रहा है हम लोगों का, पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। मतलब फीलिंग आ जाता है ना, गाना सुनकर जो है देखो कितना मन का जो है एकदम तार तार हिल जाता है कि हाँ वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, वी कैन डू एनीथिंग फॉर आवर फ्लैग, समझे। तो इसी से समझ सकते हो कि गाना, डांस, ये सारा चीज, नाटक वगैरह होता है, देशभक्ति नाटक यदि हो जाए, देशभक्ति कोई शायरी बोल दे, कोई बोल दे देशभक्ति शायरी, है कि नहीं, कि दूध मतलब बोलता है सब ना, एक से एक शायरी बोलता है सब, ठीक है। तो कोई भी देशभक्ति शायरी बोल देता है तो वाह तुम लोग का फीलिंग चला जाता है सातवां आसमान पर, है कि नहीं। जैसे ही कोई बोल दे कि कारगिल घाटी पर जाकर रणचंडी की प्यास बुझानी है और पाकिस्तानी चूहों को चुन चुन कर बलि चढ़ानी है, पाकिस्तान, हम इंडियन लोग पाकिस्तान लोग को चुन चुन के काटेंगे। तो ये सारा फीलिंग को क्रिएट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोमांटिसिज्म, समझे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ने का कष्ट किया, इसलिए हम लोगों ने इसे पढ़ा। किसे पढ़ा? तो रोमांटिसिज्म का रोल फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल फीलिंग और नेशनल सेंटिमेंट्स इन द peoples of Europe. Okay. Next topic which we have to read is hunger, hardship and popular revolt. अभी हम लोगों ने देखा romanticism means romantic imagination and what? National feeling. रोमांटिक इमेजिनेशन जो है कैसे नेशनल फीलिंग को बढ़ाने में हेल्प किया, ये हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, भूखमरी, कष्ट, समस्या, मतलब जीवन जीने में कठिनाइयां, एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। एक्चुअल में यदि बात करें हम लोग इन सारी बातों का, तो ये जो हंगर, हार्डशिप और ये पॉपुलर रिवॉल्ट्स, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? तो 19th सेंचुरी यू बेटर नो 1801 से लेकर 1900 तक, ये 19th सेंचुरी होता है कि नहीं? 1801 से लेकर 1900 तक। अब मैंने बोला फर्स्ट हाफ, मतलब ये हाफ, इधर वाला हाफ, इट मींस क्या? 1850 तक, और सेकंड हाफ हो जाएगा क्या? 1850 से लेकर कहां तक? 1900 तक। 1850 से लेकर 1900 तक हो गया सेकंड हाफ, और 1801 से लेकर 1850 क्या हो गया? फर्स्ट हाफ। तो इस टॉपिक में हम लोग मेनली पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जो यूरोप में
कंडीशन था, यूरोप का जो स्थिति था, यूरोप का जो कंडीशन था, वो हम लोग देखेंगे कि 1830 में, मतलब उस समय जो है 1830 के अप्रॉक्स यदि हम लोग जाएंगे यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोपियन कंट्रीज में, जाकर नहीं देखना है, जस्ट देखना है कि यहाँ क्या हुआ था, ठीक है। देखेंगे कि वहां पर काफी ज्यादा जो है आर्थिक मंदी आया था, इकोनॉमिक हार्डशिप। अभी हम लोग देखो ये अभी हर देश अपना अपना इकोनॉमी को लेकर न्यूज देख रहे होगे, तुम लोग तो देख रहे होगे कि इकोनॉमी बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है कि इसका जीडीपी इतना वीक हो जाएगा, इसका इतना वीक हो जाएगा, इसका इकोनॉमी इतना कम हो जाएगा, इसका इकोनॉमी इतना कम हो जाएगा। भाई लॉकडाउन कंटिन्यूअस नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा इकोनॉमी जो है तहस नहस हो जाएगा। ये सारा कुछ सुन रहे हो, सब सुन रहे हो ना? दैट इज वही इकोनॉमी। सोचो इकोनॉमी प्रभावित कैसे होता है। तो इकोनॉमी प्रभावित होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। लेस प्रोडक्शन हो सकता है, लार्ज कंजप्शन हो सकता है, मींस लार्ज अमाउंट में कंजम्पशन करेंगे तो भी प्रभावित होगा, लेस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा तो भी। यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा कि देखो जनसंख्या बढ़ गया। क्या हुआ? there were sudden increase in the population which causes lack of job, lack of employment, than the number of seekers of job। मतलब जितना आदमी को जॉब चाहिए उससे कई गुना कम जॉब अवेलेबल था। उस केस में क्या होगा? उस केस में दो ही हो सकता है, या तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों को, या तो यदि मिलेगा तो फायदा उठाएगा प्राइवेट कंपनी वाला, लो रेट पे, लो वेज पे, कम मासिक पे उसको क्या करेगा? हायर करेगा। अब सिंपल सा सोचो, एक कहीं पर कोई एक पोस्ट खाली है, एक पोस्ट के लिए 50,000 आदमी आ गए। 50,000 आदमी में कोई बोलेगा मैं 20,000 में काम कर लूंगा, कोई 10,000 में, कोई 8,000 में, कोई 7,000 में, कोई 6,000 में, कोई ज्यादा जरूरतमंद होगा बोलेगा भाई केवल खाने पीने का दे दीजिएगा, हम आपके यहाँ काम कर लेंगे। अब एक बात बताओ, जो बिजनेसमैन का मतलब नहीं होता है कि लाभ से प्रेरित, बेनिफिट होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो बिजनेसमैन तो जानते ही हो तुम लोग, वो क्या करेगा? उसको रखेगा जो सबसे कम वेतन मांगा, सबसे कम वेतन डिमांड किया, सबसे कम जो है वेज डिमांड किया, है कि नहीं? उस केस में क्या होगा? बाकी लोगों को तो अब दूसरे भी आएंगे तो उनको बोला जाएगा कि ये इस तरह कर रहे हैं, इतना में कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो जाइए। तो कम हो गया ना, मेहनत आना कम हो गया ना, मजदूरी कम हो गया। एक ये समस्या आ जाएगा, मजदूरी कम हो जाएगा, और दूसरा समस्या ये आ सकता है कि जॉब ही नहीं मिले। अब मजदूरी कम हो जाएगा तो इससे क्या लॉस है सोसाइटी को? है ना लॉस। मूवी देखे हो तुम लोग, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 50 पैसा अर्निंग होगा और खर्च जो है वो रुकने का नाम लेगा नहीं। खाना रोटी चावल खाओगे नहीं, और वो खाने के लिए पैसा चाहिए जितना अमाउंट में नहीं आ रहा। तो ये सारी समस्या एक बार में लोगों के माइंड को झकझोरेगा, और उसी का रिजल्ट होगा 1848 में रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लर्जी, अगेंस्ट द नोबल्स, अगेंस्ट द कंट्रैक्टर्स। मतलब जो जिनसे परेशान था उसके खिलाफ आंदोलन करेगा, और फाइनली इसी का रिजल्ट आएगा कि फ्रांस में नेशनल असेंबली का सेटलमेंट होगा, और नेशनल असेंबली जब सेटल होगा तो दैट विल बी डेमोक्रेटिक नेशनल असेंबली, और वो नेशनल असेंबली लोगों को वोटिंग का अधिकार देगा, लोगों को वर्क का गारंटी देगा, मींस दे विल गारंटी द पीपुल्स फॉर वर्क। लोगों को गारंटी देंगे, जैसे मनरेगा अभी अपना भारत सरकार देता है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
हाँ, मतलब रोजगार मिलेगा आपको 50 दिन का, 100 दिन का रोजगार हमारे तरफ से गारंटी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा उसका, दैट इज। तो वही गारंटी प्रोवाइड करना शुरू किया नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली पहले ये हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो आफ्टर देन वर्क की गारंटी देने की योजना बनी नेशनल असेंबली के द्वारा। एबव द 18 इयर्स, एबव 21 इयर्स जितने भी मेल थे, मेल, नॉट ऑल पीपल, मेल, यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि 21 ईयर से ऊपर जितने भी मेल्स थे उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है, वोटिंग का अधिकार दिया गया, ये सारा चीज आया, ठीक है। इसके पहले ये जो 1848 का रिवॉल्ट हुआ था उससे कुछ पहले 3 साल 2 साल पहले का बात करते हैं, 1845 का बात करते हैं। 1845 का एक सिलेसिया, यूरोप में सिलेसिया नाम का एक जगह है, वहां का सिचुएशन देखते हैं। एक्चुअल में यदि हम लोग ध्यान दें इस पूरे यूरोपियन सोसाइटी पर, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना अच्छा से अभी डेवलप नहीं हुआ था जितना अच्छा से ब्रिटेन में डेवलप हुआ था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पर था इसका मतलब क्या, तो प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता था, और वो भी किसके हेल्प से, तो बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट मींस बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स। अब एक बात बताओ, जब मशीन से काम होने लगेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा कि नहीं? डेफिनेटली कम मिलेगा। मशीन से जब प्रोडक्शन होगा तो उसका जो है कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा प्रोडक्शन कम समय में, यदि कम खपत होगा प्रोडक्शन में तो दाम भी कम होगा, और जब दाम कम होगा तो फिर जो हाथ से बुना हुआ चीज, हाथ से बना हुआ चीज है वो महंगा। एक तो मशीन से बना हुआ पूरा साफ सुथरा क्लियर एकदम बढ़िया कढ़ाई किया हुआ रहेगा, एक हाथ से किया हुआ ज्यादा बढ़िया मतलब नहीं होता है, क्लियर कट कढ़ाई नहीं मिलेगा। एक तो समस्या ये आ जा रहा है कि पूरा क्लियरेंस मशीन जो है साफ सुथरा काम करके देगा, मैन पावर जो है साफ सुथरा काम करके नहीं देगा, एक तो यहां पर समस्या आ जा रहा है। दूसरा टाइम टेकिंग। अब इसके कारण क्या होगा, इसका हाथ से बनने वाला चीज का दाम ज्यादा होगा, मशीन से बनने वाला चीज का दाम कम होगा। खरीदेगा लोग कौन? कम दाम वाला। यही मेंटेलिटी है कि नहीं? हम लोगों का सोच जहां कम है वहां पहुंचेंगे यदि वो अच्छा होगा। उसमें भी चीप एंड बेस्ट तो मेंटेलिटी है, पूरा दुनिया का जो है ये मेंटेलिटी है कि चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी और अच्छा भी, तब जो है जाकर हम लोग उस चीज को खरीदते हैं, है कि नहीं? तो उस केस में क्या हुआ, इन लोगों को समस्या हुआ, वीवर्स लोग को। वीवर्स को क्या होता था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थे वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, आफ्टर देन ऑर्डर देते थे कि इतना इतना सामान बनाओ भाई, कर्ज भी प्रोवाइड करवाते थे। अब हुआ क्या कि मशीन आने के कारण इन लोगों का जो ये क्या हुआ कि ये लोग क्या किए, इनको अब जरूरत रहा नहीं मटेरियल्स का, ज्यादा इन पर वीवर्स पर डिपेंड रहे नहीं। ये तीन लोगों के माइंड में तो आ गया कि अब तो मशीन मेरा सारा काम कर देगा। तो ये लोग क्या किया, चूंकि एम्प्लॉयमेंट का काफी ये था, महामारी था, मतलब जॉब के चक्कर में हर कोई था, तो हर कोई जॉब के चक्कर में था, उस चीज का फायदा उठाकर ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोग क्या किया, कम वेतन में लोगों को हायर करना शुरू किया। ठीक है, कम वेतन में लोगों को हायर करना शुरू किया कि नहीं, कम पैसा में रखेंगे। दूसरा ये कि जो सामान का, जो टेक्सटाइल का फॉर्मेशन के लिए ऑर्डर दिया करते थे ये लोग, उसका बोले कि भाई अब इतना में दोगे तो दो, नहीं तो अपना सामान रखो, मुझे नहीं चाहिए। अब सोचो उस समय तुम्हें कैसा लगेगा यदि तुम मान लो कि जस्ट सपोज कि तुम लोग जो है समोसा का दुकान चला रहे हो, एग्जाम्पल ले लो, दिल पर नहीं लेना सर कि सर हम लोग को समोसा बेचवा रहे हैं, ठीक है, जस्ट समोसा बेच रहे हो तुम लोग, ठीक। मैं आया कहीं से और
कहीं से क्या, मैं रोज तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि रोज 500 समोसा बना देना है, ठीक है, रोज 500 समोसा बनाकर दे रहे हो मुझे, दे रहे हो, ये झोला। सडनली क्या हुआ कि एक दिन आया, मैं तुमसे 500 समोसा बनवा लिया, ठीक है, 100 रुपया 200 रुपया एडवांस देकर 500 समोसा तुमसे बनवा लिया, और देन आफ्टर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि आज मुझे समोसा नहीं चाहिए, आज समोसा नहीं चाहिए भाई। तो बोलोगे बाप रे, ये नहीं लेंगे तो कैसे होगा, ये तो सारा हमारा लॉस लग जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, ठीक है, मैं तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा मैं ले लूंगा, बर्बाद ना हो इसलिए मैं ले लूंगा, मगर अभी तक जो तुम 5 रुपए पर पीस समोसा दे रहे थे, वो मैं 5 रुपए नहीं दूंगा, 2 रुपए पर पीस दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो तुम अपना समोसा रखो। अब सोचो क्या होगा, ऑर्डर दिया था मैंने, तुम्हारा खून उबलेगा कि नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं, आया गुस्सा तुम लोगों को, खून उबला तुम लोगों का। और जब गुस्सा आता है, खून उबलता है, आदमी जब इंसान को ये लगने लगता है कि नहीं इससे अच्छा तो यही भला, तो उस केस में मरने मारने पर उतर जाता है। और उसी का रिजल्ट हुआ कि जो व्यूअर्स लोग थे वो 4 जून को लगभग 2 बजे दोपहर में पहुंच गए, कहां पर, जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जहां रहते थे वहां पर, मीन्स ऑन देयर mansions, up to the mansion they reached and they started to plunder the storehouse. They started to break the windows, gates, furnitures in the house of the contractors. अब कॉन्ट्रैक्टर का घर तोड़ फोड़ करना शुरू हुआ, मारो पीटो, बहुत होशियार बन रहा है बेवकूफ कहीं का। स्टोर हाउस में जितना भी टेक्सटाइल का लिए थ्रेड वगैरह रखा हुआ था सब लूटपाट भाग, सब ले चलो, बहुत होशियार बन रहा है। अब जो है डर के मारे बेचारा लोग भागा। कहाँ भागा, तो भागेगा कहाँ, इंग्लैंड थोड़ी भाग जाएगा, दिगवारा से भागोगे तो बगल के पड़ोस गांव में ही भागोगे ना, दिगवारा से भाग कर जाओगे तो सोनपुर जाओगे, दिगवारा से भाग कर जाओगे तो छपरा जाओगे, कि दिगवारा से भाग कर चले जाओगे तुम चाइना, नहीं, पड़ोस के गांव में भागा लोग, जहां के पड़ोसी, जहां का लोग, वहां के लोग जो है ऐसे इंसान को शरण देने से मना कर दिया कि नहीं 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 नहीं, देयर इज नो प्लेस फॉर यू ऑल पीपल, आप जैसे इंसान के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है, आप तो जाओ यहां से। अब बेचारा लोग जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, बट चूंकि पैसा वाला था लोग, तो आर्मी 24 आवर्स के बाद, लगभग 24 घंटा बाद जो है आर्मी वहां पहुंची। आर्मी के पहुंचने के बाद फिर ये लोग वहां पर वापस गया, और आर्मी के पहुंचने का एक बहुत ही दुखद रिजल्ट ये आया कि जो बेचारे दुखी, जो बेचारे मजबूर लोग थे, जो कष्ट से आंदोलन पे उतरे थे, जिनको रियल में समस्याएं थी, उन लोगों में से 11 लोगों को क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। सोचो ऐसा सिचुएशन यदि हम लोगों के सामने दिखे, ऐसा हो तो कैसा फील होगा, क्या करोगे? You will also raise your voice against the rule. Definitely, I am sure कि तुम भी आवाज उठाओगे सत्ता के विरुद्ध, तुम भी आवाज उठाओगे शासन के विरुद्ध, तुम भी आवाज उठाओगे उन कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध जिनके कारण इन 11 निर्दोषों की जान गई। क्या गलती था? यही ना भूखमरी, भाई मरता क्या नहीं करता, तुम मुझे, मेरे साथ तुमने गलत किया, तभी मैं आकर तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं ना, फिर मेरी गलती कहां? गलत का जवाब गलत से दिया जाए तो गलत नहीं कहलाता है।
ये सब कोई जानता है। तो ये सारा समस्या हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है सेवरल रिवॉल्ट्स हुआ। यहाँ देखा हम लोगों ने कि रिवॉल्ट किए रिवर्स लोग। इधर हम लोग देखेंगे कि रूरल एरिया से, गांव से लोग कहाँ की तरफ भागना शुरू किया, शहर की तरफ भागना शुरू किया। फूड का शॉर्टेज होने के कारण, एम्प्लॉयमेंट का कमी होने के कारण क्या हुआ, मतलब लोगों फ्रांस में के लोग थे वो काफी परेशान हो गए थे और इस परेशानी से तंग आकर उन लोगों को रोड पर उतरना पड़ा था अगेंस्ट द रूल, आवाज उठाने के लिए। और तब जाकर हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसी रिवॉल्ट के रिजल्ट स्वरूप। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आगे का, ठीक है, जिसमें हम लोगों को देखना है कि आखिर 1848 में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें कैसे कैसे लोगों का किस तरह का योगदान था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मींस रिवॉल्ट ऑफ 1848 में लिबरल्स लोगों का योगदान देखेंगे इन अनदर पार्ट, इन अनदर क्लास, दैट इज इन पार्ट 5। ओके, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट you may ask immediately. I will solve, I will clear your each and every doubt at a time when you ask. Okay?